संकट दिखाई दे रहा है। पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश के हालात बेहद खराब हैं। वहीं असम के कई जिलों में बाढ़ का संकट बढ़ता दिख रहा है। भारत के अलावा पड़ोसी देश चीन, नेपाल और बांग्लादेश में भी सैलाब से हाहाकार मचा है। देखिए रिपोर्ट। कहीं चट्टानें खिसक रही हैं, कहीं सैलाब से हाहाकार मचा है। पूर्वोत्तर के राज्य अरुणाचल प्रदेश पर आसमानी आफत टूट पड़ी है। भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचा दी। अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमे जिले में बेहिसाब बारिश हुई है। कुमू नदी उफान पर आ गई है। नदी का पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। सब कुछ पानी पानी हो गया है। लोगों के मकान बह गए हैं, पुल बह गए हैं, कई सड़कों का नामो निशान मिट गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों ने अपने काम काज छोड़ दिए हैं। नदियों के आसपास रह रहे लोग सुरक्षित इलाकों की तरफ जा रहे हैं। हर तरफ पानी ही पानी है। नदी का शोर लोगों को डरा रहा है। कई घरों में मलबे का ढेर लगा हुआ है। 26 जिलों के 400 से ज्यादा गांवों के 97,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। पारसी पार्लो इलाके में कुछ घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। एक स्कूल भी सैलाब से घिर गया। वहीं असम में भी बारिश अपना रौद्र रूप दिखाने लगी है। शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। हाहाकारी मंजर लखीमपुर का है, जहां भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। बाढ़ की चपेट में कई आशियाने आ गए, जिससे घरों के आगे दरिया बह रहा है। घरों में पानी दाखिल हो चुका है। आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में खराब मौसम के बाद चट्टान खिसकने लगी। लाल ढांक में लैंडस्लाइड हुआ, जहां पहाड़ी से बड़े पत्थर और मलबा नेशनल हाईवे 5 पर आ गिरे। शिमला के कोटखाई में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद भूस्खलन से बड़ा नुकसान पहुंचा है। पहाड़ी से मलबा गिरने की वजह से सड़क पर एक बड़ा हिस्सा अचानक धंस गया और देखते ही देखते सड़क टूटकर खाई में समा गई। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश के चलते जमीन कमजोर पड़ रही है, जिससे भूस्खलन और सड़क धंसने की घटनाएं सामने आ रही हैं। नेपाल के पहाड़ी और तराई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बिहार के सहरसा में कोसी नदी का जल स्तर बढ़ गया है। बिहार के मोतीहारी में लगातार बारिश के बाद जल भराव हो गया है। चीनी मिल और बरियापुर इलाके में पानी कई लोगों के घरों में प्रवेश कर चुका है। बिहार के बगहा में गंडक नदी का स्तर लगातार बढ़ने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल दिख रहा है। वाल्मीकि नगर बैराज से 1,60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बढ़ते जल स्तर के बाद जल संसाधन विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। भारत के अलावा पड़ोसी देशों में भी बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। चीन के हेबेई और लियाओनिंग प्रांतों में सड़कें नदी बन गई हैं और तेज बहाव में कई गाड़ियां बह गई हैं। हुबेई से एक वीडियो सामने आया है, जहां सड़क समंदर में तब्दील है और गाड़ियां खिलौनों की तरह बहती जा रही हैं। चीन के जल संसाधन मंत्रालय के मुताबिक देश की 46 नदियां खतरनाक निशान के ऊपर बह रही हैं। शेनयांग के हाल भी बेहद खराब हैं। हर तरफ सैलाब लोगों को डरा रहा है। बाढ़ की वजह से चीन में 28 लाख लोग बेघर हो गए हैं। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। सड़कों पर इतना पानी भरा हुआ है कि लोग तैरते हुए और पैडल बोट से सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब नेपाल की तस्वीरें देखिए, जहां कुदरत के क्रोध के सामने हर कोई बेबस है। कैसे देखते ही देखते एक आशियाना पानी में बह गया। कास्की जिले में भारी तबाही मची है। कई घरों, होटलों को नुकसान पहुंचा है। हालात काफी डराने वाले हैं। प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने को कहा है। इधर बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी इलाकों में भीषण बाढ़ से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। बांग्लादेश का चटगांव किसी टापू की तरह बन गया है। कई मकान पानी में डूब गए हैं। बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी इलाकों में
उधर नेपाल के पहाड़ी और तराई क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से हो रही लगातार भारी बारिश के कारण बिहार के कई जिलों में बाढ़ का बड़ा संकट मंडराने लगा है। नेपाल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तराई के मैदानों की ओर पानी के बहाव के कारण सीमावर्ती इलाकों से होकर गुजरने वाली गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती जैसे प्रमुख नदियों के जलस्तर में अचानक भारी वृद्धि दर्ज की गई है। बिहार के अलग अलग जगह से आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं जहां नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया है। बगहा में वाल्मीकि नगर गंडक बाराज से पानी छोड़ा गया है। वहीं गोपालगंज, सीतामढ़ी, मोतिहारी में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। उधर बक्सर और मुजफ्फरपुर में भी नदियों के बढ़ते जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी है। वहीं मुंगेर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अब नदी चेतावनी स्तर से महज 6.27 मीटर नीचे बह रही है। पिछले 24 घंटे में जलस्तर में 1 मीटर से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं प्रशासन ने संभावित बाढ़ को देखते हुए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। 66 स्थानों पर राहत शिविर चिन्हित किए गए हैं। पॉलिथीन शीट, सूखा राशन, पशु चारा और अन्य आवश्यक सामग्री का भंडारण कर लिया गया है। साथ ही नावों, गोताखोरों और आपदा मित्रों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। प्रशासन लगातार लोगों से सतर्क रहने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील कर रहा है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान अपने ही घर में 3 मोर्चों पर जूझता दिख रहा है। एक तरफ पीओके में इस्लामाबाद के खिलाफ सड़कों पर बगावत है। हजारों लोग मुजफ्फराबाद कूच की तैयारी में हैं। दूसरी तरफ बलूचिस्तान से आजादी का बड़ा दावा सामने आया है। बलूचिस्तान में नया झंडा, नया राष्ट्रगान और नई करेंसी आने का दावा किया जा चुका है। तो तीसरी तरफ टीटीपी के हमले लगातार पाकिस्तान सेना के लिए मुसीबत बनकर खड़ी है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की नींव हिल रही है? ये पाकिस्तान के जुल्म से कुचले गए लोगों की पुकार है। इनकलाब आएगा और ऐसा आएगा कि उसमें पाकिस्तान सरकार और उनके फैलाए आतंक का अंत हो जाएगा। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि पाकिस्तान सेना और सरकार से पाकिस्तान के कब्जाए गए कश्मीर के लोगों पर किस कदर कहर बरपा रखा है। आज ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जेएसी ने मुजफ्फराबाद तक लॉन्ग मार्च का आह्वान किया है। संगठन ने कहा है कि पाकिस्तान प्रशासन ने उसके नेताओं को गिरफ्तार किया है, प्रदर्शनकारियों पर लगातार सख्ती की जा रही है और लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। जेएसी ने मांग की है कि गिरफ्तार नेताओं को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए, सुरक्षा बलों का दमन रोका जाए और पहले से किए गए 38 सूत्रीय वादों को लागू किया जाए। इसके साथ ही लोगों को बिजली, राशन और दूसरी बुनियादी सुविधाएं दी जानी चाहिए। पाकिस्तानी सेना के जुल्मों सितम से आजिज आ चुकी पीओके की जनता सड़क पर उतर चुकी है। जेएसीसी यानी कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने मुजफ्फराबाद में लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। वहीं कि पाकिस्तान सरकार ने भी इस आवाज का गला घोंचने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया है। पाकिस्तान ने पिछले साल दिसंबर में आजाद जम्मू कश्मीर अंतरिम संविधान बनाकर सरकार के खिलाफ होने वाले किसी भी प्रदर्शन पर रोक लगा दी थी। लोग इस कानून के खिलाफ और बुनियादी सुविधाओं को लेकर सड़क पर उतर चुके हैं। उधर बलोच नेता मीर यार बलोच ने बलूचिस्तान को आजाद देश घोषित कर दिया है। उनका दावा है कि उन्होंने बलूचिस्तान के 85% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नाम से जारी किए गए बयान के मुताबिक बलूचिस्तान के रक्षा और सुरक्षा बल अब प्रदेश के 85% क्षेत्र पर कंट्रोल कर रहे हैं। बलोच देश का राष्ट्रीय गान मां चुकैन बलोचानी अपना लिया गया है। बलूचिस्तान में नया राष्ट्रीय ध्वज भी जारी कर दिया गया है। बलोची फलूस के नाम से नई राष्ट्रीय मुद्रा अपना ली गई है। इसके साथ ही पाकिस्तान सेना और प्रशासन को हटाकर बलोच के लोगों ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था भी कायम कर ली है। इसी आधार पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बलूचिस्तान को मान्यता देने की अपील की है। एक तरफ अफगानिस्तान की सेना से मुकाबला, दूसरी तरफ हाथ से छूटता बलूचिस्तान और वहीं पीओके में आजादी की मांग को लेकर सड़क पर उतरे लोग। जाहिर है पाकिस्तान के पापों का घड़ा अब फूटने को है।
और इस बीच बड़ी खबर देवघर से है, जहां पासपोर्ट ऑफिस को उड़ाने की धमकी मिली है। बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। रांची डाकघर ने देवघर को सूचना दी है। प्रधान डाकघर को यह सूचना दी गई है। डाकपाल ने पुलिस को यह सूचना दी है। नगर थाना प्रभारी सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचे हैं। लोगों को समझाकर डाकघर खाली कराया गया है। बम निरोधक दस्ते को भी जानकारी दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मनीष दुबे हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनीष दुबे, क्या कुछ जानकारी है? पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए रांची के पासपोर्ट रीजनल ऑफिस में एक मेल पर से धमकी मिली थी कि राज्य में जितने भी पासपोर्ट ऑफिस हैं उसे बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद रांची रीजनल ऑफिस के द्वारा देवघर प्रधान डाकघर को इसकी सूचना दी गई। देवघर प्रधान डाकघर के डाकपाल तुरंत इसकी सूचना देवघर पुलिस को दी और देवघर पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए देवघर डाकघर पहुंचे और यहां पर जितने भी मौजूद कर्मी थे, इसके अलावे जो ग्राहक थे, वो सभी को बाहर भेजा गया और तुरंत झारखंड जगुआर की टीम भी पहुंची और उसके बाद स्वान की भी टीम पहुंची हुई है और लगातार जो है वो जांच पड़ताल की जा रही है और अभी भी जो है वो जांच चल रही है। बम निरोधक दस्ता भी पहुंची हुई है और डॉग स्क्वाड भी पहुंची हुई है। पूरे बिल्डिंग को जो है इसमें जांच किया जा रहा है। पुलिस बलों की भी प्रतिनियुक्ति यहाँ पर की गई है ताकि जो सूचना मिली है उसको देखा जा रहा है और जांच किया जा रहा है। जी मनीष, ये बताइए कि कैसे सूचना मिली, किस रूप में दिया गया है? क्या मेल से या फिर कुछ कॉल आया था? किस वजह से कैसे सूचना ये प्राप्त हुई? ये सूचना जो है मेल पर से दी गई है और रांची के प्रधान जो है पासपोर्ट ऑफिस में, इसकी रीजनल ऑफिस में इसकी सूचना दी गई कि जितने भी पासपोर्ट ऑफिस हैं उसे बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और रांची से फिर इसकी सूचना जितने भी जगह पर, राज्य में जितने भी जगह पासपोर्ट कार्यालय हैं वहां पर इसकी सूचना दी गई और उसके बाद पुलिस अलर्ट मोड में है और तमाम जो है टीम और जो इक्विपमेंट होते हैं उससे पूरी तरह से जांच पड़ताल की जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधान डाकघर को यह सूचना दी गई, डाकपाल ने पुलिस को सूचना दी। पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस एक्शन में है। थाना प्रभारी समेत पुलिस बल वहां पर मौके पर पहुंचे हैं। बल निरोधक दस्ता को भी इसकी जानकारी दी गई है। बंदूक, बारूद और ट्रेनिंग कैंप, ये तस्वीर तो आपने पहले भी देखी होगी, लेकिन अब कहानी बदल रही है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा पर आरोप है कि वह अब एआई, डिजिटल टेक्नोलॉजी और हाईटेक ट्रेनिंग के सहारे अपने नेटवर्क को नया रूप देने की कोशिश कर रहा है। सवाल है, क्या लश्कर अब हाईटेक जिहाद की तैयारी कर रहा है? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। लश्कर की हाईटेक जिहाद, बंदूक के साथ अब एआई और टेक्नोलॉजी पर फोकस। स्विमिंग पूल से आतंक की तैयारी, फिटनेस, मार्शल आर्ट और घुसपैठ की नई रणनीति। एआई लैब में तैयार हो रहा आतंक। डिजिटल टूल्स, एआई और साइबर ट्रेनिंग का खेल। लश्कर की खौफनाक एआई साजिश का पर्दाफाश। क्या भारत के खिलाफ बदल रही है आतंक की रणनीति? आतंकवाद का चेहरा बदल रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में एक्टिव लश्कर-ए-तैयबा अब केवल हथियार चलाने की ट्रेनिंग तक सीमित नहीं रहना चाहता। दावा है कि उसकी राजनीतिक शाखा पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के जरिए कई शहरों में ऐसे कैंप लगाए जा रहे हैं जहां युवाओं को शारीरिक प्रशिक्षण के साथ आधुनिक तकनीक से भी परिचित कराया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि ये बदलाव आने वाले समय की जरूरतों को देखते हुए किया जा रहा है। एजेंसियां इन गतिविधियों को गंभीरता से लेते हुए लगातार निगरानी कर रही हैं, क्योंकि उन्हें आशंका है कि आतंकवाद अब पारंपरिक तरीके से आगे बढ़कर तकनीक आधारित रूप ले सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह सर्वकास्ट की गाइडलाइन इतनी अच्छी है, इनके साथ सीख कर मुझे इतना अच्छा लगा कि एक तो मुझे डायरेक्शन मिल गई, दूसरा ये कि जो मुस्लिम लीग यूथ जो काम कर रही है यूथ के लिए, फलाही काम कर रही है, एक जज्बा मिला है कि इंशाल्लाह इनकी टीम के साथ मिल के हमें भी यूथ के लिए काम करना है। और सूत्रों के मुताबिक इन कैंपों में युवाओं को स्विमिंग, जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, कुश्ती और कठिन फिजिकल एक्सरसाइज कराई जा रही है। सामने आए वीडियो में मोस्ट वांटेड आतंकी
राणा मोहम्मद अशफाक भी स्विमिंग पूल में दिखाई देता है। एजेंसियों का दावा है कि वो युवाओं को खुद ट्रेनिंग देता है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी ट्रेनिंग का इस्तेमाल कठिन इलाकों में ऑपरेशन, पानी के रास्ते घुसपैठ या विशेष मिशनों के लिए किया जा सकता है। एजेंसियां इन वीडियो और उससे जुड़े इनपुट की जांच कर रही हैं ताकि ट्रेनिंग के असल मकसद का पता लगाया जा सके। एक वीडियो में राणा मोहम्मद अशफाक ये कहते हुए दिखाई देता है कि दुश्मन तकनीक के मामले में काफी आगे है, इसलिए मुजाहिदों को भी आधुनिक तकनीक सीखनी होगी। पाकिस्तान के यूथ की सूरत हाल है कि इनको इंफॉर्मेशन जो इनके पास मौजूद है वो टोटल सोशल मीडिया बेस्ड इंफॉर्मेशन है। और आपको पता है ये एआई का दौर है, दुश्मन बेशुमार इसके अंदर काम कर रहा है। हम जो फेक वीडियोस पर या फेक पोस्टों पर या फेक अकाउंट्स की पोस्टों के ऊपर बाकायदा इस तरह ईमान लाते हैं कि जिस तरह कुरान पाक पर ईमान लाने। सबसे बड़ी चिंता एआई और डिजिटल तकनीक को लेकर है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक महिला सदस्यों को स्किल डेवलपमेंट के नाम पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टूल्स और नई तकनीकों की जानकारी दी जा रही है। दावा है कि इसके लिए अलग अलग शहरों में स्पेशल प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि भविष्य की चुनौती सिर्फ सीमा पार से आने वाले आतंकियों तक सीमित नहीं है। साइबर स्पेस, सोशल मीडिया, डिजिटल नेटवर्क और सूचना युद्ध भी सुरक्षा के बड़े मोर्चे बन चुके हैं। ऐसे में किसी भी आतंकी संगठन द्वारा तकनीक, एआई और डिजिटल टूल्स की ओर से बढ़ाया गया कदम गंभीर चिंता का विषय माना जा रहा है। फिलहाल इन दावों को लेकर पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन एजेंसियां पाकिस्तान में चल रही आतंकी गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। साफ है, आतंकवाद का स्वरूप बदल रहा है और उसके मुकाबले के लिए सुरक्षा रणनीति भी पहले से कहीं ज्यादा हाईटेक और सतर्क बनानी है। और इस बीच बड़ी खबर समस्तीपुर से है, जहां ठनका की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई है। एक बच्चा गंभीर रूप से झुलसा है। 14 साल की रंजीत कुमार और 40 साल की कारी देवी की मौत हुई है। सराय रंजन के मूसापुर की ये घटना है। तो आकाशीय आफत इसे कह सकते हैं। ठनका गिरने से 2 लोगों की मौत हुई है। एक बच्चा गंभीर रूप से झुलसा है जो कि 14 साल का है। वहीं 40 साल की कारी देवी की मौत हो गई है। सराय रंजन के मूसापुर की घटना बताई जा रही है। नोएडा में आतंकी फंडिंग का डर दिखाकर रिटायर्ड एडीएम से 35 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। साइबर अपराधियों ने एलआईसी से रिटायर्ड सहायक डिविजनल मैनेजर के साथ 35 लाख की ठगी की है। ठगों ने एडीएम को 3 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट कर ठगी को अंजाम दिया। रिटायर्ड अधिकारी को कॉल कर ठगों ने बताया कि उसके आधार कार्ड से खोले बैंक खाता का इस्तेमाल पीएफआई को फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में हो रहा है। ऑनलाइन कोर्ट में सुनवाई का नाटक रची ठगी के आरोपियों ने और इसके बाद गुरुग्राम से नोएडा आकर एडीएम की बेटी से साइबर ठगों के चंगुल से पिता को बचाया और नोएडा साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज कराया, जिसके बाद साइबर क्राइम पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आतंकी फंडिंग का डर दिखाकर रिटायर्ड एलआईसी के असिस्टेंट डिविजनल मैनेजर के साथ 35 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया है। दरअसल मैं आपको बता दें कि ठगों ने शुरुआती तौर में कॉल किया और बताया कि जो रिटायर्ड एडीएम है एलआईसी के, उनके आधार कार्ड का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और साथ ही आपको बता दें कि आतंकी फंडिंग यानी पीएफआई को पैसा ट्रांसफर किया गया। और ऐसे में जो रिटायर्ड असिस्टेंट डिविजनल मैनेजर थे वो घबरा गए और उसके बाद साइबर ठगों ने उन्हें वीडियो कॉल के जरिए जोड़ लिया। फर्जी कोर्ट दिखाई गई और कोर्ट के माध्यम से वर्चुअल सुनवाई शुरू की गई। इसमें मुंबई पुलिस के अधिकारी भी शामिल रहे जो ठग के रूप में थे। और इस वक्त हम साइबर क्राइम थाने में मौजूद हैं। आपको बता दें 35 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया। लगातार डर दिखाया गया गिरफ्तारी का। और ऐसे में जब रिटायर्ड कर्मचारी से बेटी लगातार संपर्क कर रही थी, चूंकि 3 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया था और इस दौरान जब बेटी बातचीत कर रही थी तो बेटी से पिता अच्छे और एक साधारण मूड में बात नहीं कर रहे थे, लिहाजा बेटी को डाउट हुआ। वो गुरुग्राम से सीधे नोएडा अपने आवास पहुंची और पिता को कॉन्फिडेंट में लेकर जब बातचीत करनी शुरू की तो पता चला कि उनके साथ साइबर ठगी 35 लाख रुपए की हो गई है।
और अब बात जगन्नाथ यात्रा की। जगन्नाथ यात्रा मेले की तैयारी अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। आज नेत्रदान और कल यानी 16 को भव्य रथ यात्रा निकलेगी। श्रद्धालुओं में उत्साह है, लोगों को उम्मीद रहती है क्योंकि झारखंड में यह 10 दिनों का मेला लगता है और झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल से लोग यहां पर रथ यात्रा में शामिल होते हैं। रथ यात्रा को लेकर पहली बार बैरिकेडिंग की गई है। जिला प्रशासन ने सड़क के दोनों किनारे बैरिकेडिंग की ताकि रथ यात्रा के दौरान अनावश्यक भीड़ सड़कों पर रथ यात्रा की शुरुआत कल से हो रही है और इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। जिला प्रशासन द्वारा पहली बार बैरिकेडिंग की गई है। आप देख रहे हैं कि बैरिकेडिंग इससे पहले आज तक नहीं किया गया, क्योंकि इसलिए बैरिकेडिंग की गई है कि श्रद्धालु अन्यत्र सड़कों पर उतर करके भीड़ न लगे। जिन्हें मंदिर जाना है वो मंदिर जाकर के पूजा अर्चना करेंगे और रथ यात्रा के दौरान सड़क पर आवश्यक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग की गई है और इसकी तैयारी पूरी तरह से मुकम्मल की गई है। श्रद्धालु यहाँ पर आने के लिए उत्सुक है, चूंकि यह मेला पूरे झारखंड का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है और जिस प्रकार से जिला प्रशासन इसको लेकर 1 माह से तैयारी की है और कल श्रद्धालुओं का भीड़ उमड़ पड़ेगा और यहीं से इसकी शुरुआत होगी। आप देखें कि भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर है पूरी तरह से हम कहें कि सजाया गया है और किस प्रकार से यहाँ व्यवस्था की गई है ये वक्त ही बता रहा है, चूंकि अंतिम चरण में है। रांची से निरंजन सिंह। खबर देवघर से है, जहां रथ यात्रा को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। बता दें कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया के पावन अवसर पर 16 जुलाई को शिक्षा सभा चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की 208 साल पुरानी भव्य रथ यात्रा निकलेगी। पूजा अर्चना और 56 भोग के बाद हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में यह ऐतिहासिक रथ यात्रा शहर के प्रमुख अलग अलग मार्गों से होकर विलासी स्थित जनकपुरी तक पहुंचेगी। जानकारी के मुताबिक सुबह दुग्धाभिषेक, षोडोपचार पूजा और 56 प्रकार के भोग के बाद श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के पट खोल दिए जाएंगे। शाम 4 बजे साध्वी कल्याणी मानस सुधा के नेतृत्व में यह ऐतिहासिक रथ यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए विलासी स्थित जनकपुरी पहुंचेगी। रथ यात्रा को लेकर पूरे शहर में भक्ति और उत्साह का माहौल है। ऐसे में मंदिर की साफ सफाई, रंग रोगन, बिजली पानी की व्यवस्था के साथ साथ रथ की मरम्मत और रंग रोगन का कार्य भी पूरा किया जा रहा है। 15 तारीख को रथ यात्रा है, गुरुवार पड़ रहा है, द्वितीय उपरांत तृतीया तिथि है। 30 तारीख को नवासी से भगवान बीमार थे, आज स्वस्थ हो गए हैं भगवान और सब विधि ढंग से सब नियम हो रहा है। रथ यात्रा बहुत धूमधाम से निकाला जाएगा, बहुत तैयारी हो रही है।